एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बजट में जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम डिस्कस की गई थी, तो मैंने कुछ समय में आपको वो सारी स्कीम धीरे धीरे डिस्कस कराई हैं और आज भी मैंने काफ़ी कुछ स्कीम्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके पहले मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के बारे में बताया था, नमस्ते स्कीम के बारे में भी मैंने चर्चा की है आपसे। आज हम बात करने वाले हैं विकास स्कीम के बारे में और कई और स्कीम है जो बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके अलावा आज आपको सीखने को मिलेगा एंजल टैक्स क्या होता है, इसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो भी आज हम सीखेंगे और कई सारे नए टर्म्स आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो आज बहुत सारी स्कीम आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। और जो हाइलाइट्स होते हैं बजट के, तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट हैं कि फिजिकल डिफिसिट क्या होगा, जीडीपी कितनी एस्टिमेट की गई है, एटसेट्रा, वो सब कुछ वहाँ पर डिस्कस किया है। तो एक बार आप उस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं, ठीक है। सो 5 फरवरी, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के बारे में। हर साल ये फेस्टिवल होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से पैंडेमिक था तो इसलिए इस फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया जा रहा था। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 9 डेज का फेस्टिवल है जो कि मुंबई में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है ये? मुंबई में इसको आयोजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 9 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की शुरुआत 1999 में हुई थी, 1999 में, ठीक है। बेसिकली जो काला घोड़ा एसोसिएशन है उसके द्वारा इस पूरे फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसकी थीम डिसाइड की गई है पास्ट फॉरवर्ड। इसके अलावा एक और हम फेस्टिवल के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे परचम स्टोर पर विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कर लीजिए। और अगर आप हार्ड कॉपी मैगजीन की चाहते हैं, जो हमारी ईयरली बुक आई थी जिसमें जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स थे, तो अगर आपने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं किया है, प्री बुकिंग नहीं किया है, तो 10 फरवरी लास्ट डेट है। 10 फरवरी तक आप हमारे स्टोर पे विजिट करके इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं और जो शिपिंग स्टार्ट होगी वो 15 फेब से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला फेस्टिवल बात करते हैं, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी से शुरू हो गया है। अब ये कहाँ पर हो रहा है, ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल भी इसका नाम है और ये एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जिसका आयोजन 1 फरवरी से किया जा रहा है। कहाँ पर? मंदसौर में, और मंदसौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। मंदसौर और जो नीमच वगैरह का एरिया है मध्य प्रदेश में, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पूरा एरिया अफीम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो उषा ठाकुर है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर, इनके द्वारा इस 5 दिन के 5 डेज के फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत की गई है और एशिया का ये पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है जिसको गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल नाम दिया गया है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, आएंगे, तो उन लोगों के लिए मतलब एक और फैसिलिटी है कि आसपास का जो एरिया है ना, मतलब जो टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटन की दृष्टिकोण से इसको डेवलप किया जाएगा और आसपास के एरिया में लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट केव शामिल है, चतुर्भुज नाला, गांधी सागर सेंचुरी, मंदसौर फोर्ट, नीमच। इसके अलावा यहाँ पे पशुपतिनाथ का टेम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ का टेम्पल याद रखेंगे, मंदसौर में है। अभी गांधी सागर डैम कहाँ पर है, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है वो आपको मंदसौर नीमच देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी से मिल जाती है चंबल रिवर जो है वो मध्य प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में फ्लो होती है। जानापावा की जो पहाड़ियां हैं इंदौर के पास, वहां से चंबल रिवर निकलती है। अगर आप देखेंगे तो यमुना में मिल रही है। चंबल रिवर की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब चंबल नदी एक बड़ी नदी मानी जाती है जिसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे छिप्रा, जो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के बारे में हमने चर्चा की थी, वो छिप्रा नदी के किनारे ही है, जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियां चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल में जाके मिलती हैं और चंबल यमुना में मिलती है। इतनी चीजें क्लियर है। अगली बात हम करते हैं, यहाँ पर चंबल रिवर पे आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे। चंबल रिवर पे 3 इंपॉर्टेंट डैम आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला है गांधी सागर,
फिर है आपका राणा सागर और जवाहर सागर डैम। तो जिसमें गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में आता है, राणा सागर और जवाहर सागर डैम है, राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और जो कोटा शहर है ना, वो भी चंबल रिवर के किनारे ही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कूनो देख सकते हैं आप, कूनो रिवर, यहाँ पर आपको कूनो पालपुर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे चीता को इंट्रोड्यूस किया गया है। चीता जहाँ पे लाए गए हैं नमीबिया से, वो जगह यहीं पर श्योपुर में आपको मिलेगी, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मनजीत सिंह सैनी। मनजीत सिंह सैनी नेक्स्ट डायरेक्टर होंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम SCI कहते हैं। SCI का फॉर्मेशन 1961 में हुआ था और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले जो डायरेक्टर होंगे वो मनजीत सिंह सैनी होंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके पहले मनजीत सिंह सैनी जो हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब SCI में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और अब इनका जो काम होगा वो एज अ डायरेक्टर ये सर्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनीश गिरी। अनीश गिरी कौन है ये? तो चेस प्लेयर है। ठीक है, किस देश के हैं? तो ये हैं डेनमार्क के। ठीक है, तो अनीश गिरी चेस से एसोसिएटेड है। इन्होंने रिसेंटली टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट को जीता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हर साल टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कहाँ पर होता है? ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सॉरी, डच प्लेयर है ये। डच प्लेयर है अनीश गिरी, जिन्होंने रिसेंटली टाटा स्टील मास्टर 2023 टूर्नामेंट को जीता है। और ये टूर्नामेंट हर साल नीदरलैंड, नॉर्थ हॉलैंड ऑफ नीदरलैंड में खेला जाता है, हर साल खेला जाता है। ठीक है, जिसमें द फील्ड ऑफ 14 प्लेयर इन द मास्टर सेक्शन इंक्लूड द नंबर 1 एंड नंबर 2 ऑफ द FIDE वर्ल्ड रैंकिंग। तो मैग्नस कार्लसन और डिंग लेरिन भी इस चैंपियनशिप में शामिल हुए थे। इसके अलावा एक और टूर्नामेंट हुआ है जिसका नाम है $25,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट। ये जो ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट है ये कुवैत में खेला गया था, और इसको जीता किसने? इसको जीता है प्रजेश गुणेश्वरन ने। तो प्रजेश गुणेश्वर का नाम आपको याद रखना है कि इनका एसोसिएशन टेनिस से है। वहीं अनीश गिरी का रिलेशन किससे है? ये चेस खेलते हैं, डच प्लेयर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लाओस के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हमारा प्यारा भारत भी है, आप इसमें देखेंगे यहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम है लाओस। देखिए, आपको दिख गया होगा साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी, वियतनाम, और ये लाओस है। ठीक है, लाओस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लाओ है। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है वियंटियाने। अब यहाँ पर भारत के नए राजदूत को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। ठीक है, प्रशांत अग्रवाल अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस। तो प्रशांत अग्रवाल को लाओस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले एज अ हाई कमिश्नर इन नमीबिया, जहाँ से चीता लेकर आए हैं नमीबिया, वहाँ पर ये काम कर रहे थे। अब इन्हें जो है एम्बेसडर या राजदूत बनाया गया है इंडिया का, कहाँ पर? लाओस में। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बताई गई है। तो आपको प्रशांत अग्रवाल का नाम याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे केवल स्कीम, और कुछ साइंस से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स थ्रू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या होती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली स्कीम क्या है, और कोई आज इंट्रोड्यूस नहीं की है, बहुत पहले इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। अभी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट कुछ आई है, इसके कारण वापस में ये न्यूज़ में है। ठीक है, कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम जो है, इसके अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल इसके अंदर डेवलप किया गया। डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या था? वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। वक्फ बोर्ड के, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या सिया वक्फ बोर्ड हो, तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, या जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसको डिजिटल करना और उसको इस पोर्टल में अपलोड करना बेसिकली उद्देश्य था, जिससे जो इंक्रोचमेंट होता है प्रॉपर्टी का, उसको उससे बचाया जा सके, टू प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण से बचाने के लिए।
ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और सेंट्रल बफ काउंसिल के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम है बफ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जितनी भी बफ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है उसको कंप्यूटराइज करना था, डिजिटल फॉर्म में इसको बफ प्रॉपर्टी जो भी है और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है इनकी उसको इसमें अपलोड करना था, जिससे इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण की जो समस्या है उससे निजात पाई जा सके। तो रिसेंटली द हिंदू का आर्टिकल मैंने लिया है, उसने बताया है कि रिसेंटली ये जो पोर्टल था इसके अपडेट आ गए हैं और यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो प्रॉपर्टी यहाँ पे अपडेट हुई है उसका कितनी जानकारी है। द बफ प्रॉपर्टी डिटेल ऑन द WAMSI हैव बीन एंटर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट बफ बोर्ड। तो अलग अलग राज्यों के जो रिस्पेक्टिव बफ बोर्ड हैं उन्होंने सारी जो जानकारी है प्रॉपर्टी की, असेट की, वो अपलोड कर दी है और दिसंबर 2022 तक 8,65,646 8,65,646 बफ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, जिसमें से GIS मतलब आप जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो थी वो 3,53,850 प्रॉपर्टी यहाँ पे रजिस्टर की गई है इस पोर्टल के अंदर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन संभालती हैं? स्मृति ईरानी इस मंत्रालय को संभालने का काम करती हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी ने रिसेंटली अभी जो लोकसभा का सेशन चल रहा है उसमें इस जानकारी को दिया था लोकसभा के सामने। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। सेक्शन 40 ऑफ द बफ एक्ट 1995, द स्टेट बफ बोर्ड इज empowered to decide any question which arise as the whether a particular property is buff property or not। तो यहाँ पे देखिएगा जो बफ बोर्ड एक्ट है उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि जो स्टेट की बफ बोर्ड होती हैं उनको ये अथॉरिटी होती है कि कोई प्रॉपर्टी बफ बोर्ड के हिस्से में आती है या नहीं आती, अगर आती है तो सुन्नी में आती है, सिया में आती है, तो इसके बारे में ये फैसला लेने का अधिकार स्टेट बफ बोर्ड का होता है। अगर कभी कोई क्वेश्चन उठता है तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। ट्रिब्यूनल मतलब प्राधिकरण होता है। ठीक है, अगर हम सेंट्रल बफ बोर्ड के बारे में या सेंट्रल बफ काउंसिल के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि बफ एक्ट 1954 के अंतर्गत 1964 में इस बॉडी का फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर किया गया था। ठीक है, बेसिकली एक एडवाइजरी काउंसिल है। एक कैसी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी है ये। द काउंसिल हैज बीन एम्पावर्ड टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट बफ बोर्ड। तो ये सेंट्रल बफ काउंसिल जो है वो स्टेट बफ बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करती है कि प्रॉपरली जो प्रॉपर्टी है उसको कंप्यूटराइज किया जाए, इन प्रॉपर्टी की ऑडिटिंग की जाए, है ना, इनक्रोचमेंट को रोकना है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, सर्वे रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसा है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में एडवाइजरी करने का काम सेंट्रल बफ काउंसिल करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 15 रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है जिनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और ये जो 15 रेलवे स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं ये त्रिची डिवीज़न रेलवे के स्टेशन हैं और इनको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत डेवलप करने का काम किया जाएगा। हालांकि दिसंबर 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और जिसमें कहा गया था हम 1000 जो स्मॉल स्टेशन हैं उनको डेवलप करने का काम करेंगे। तो रिसेंटली हमको जानकारी मिलती है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत त्रिची डिवीज़न रेलवे के 15 रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है जिनको डेवलप करने का काम किया जाएगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? तो डेवलपमेंट ऐसे होगा कि इन रेलवे स्टेशन पे 5G की कनेक्टिविटी होगी, रूफटॉप प्लाजा होगा, प्लाजा की सुविधा होगी, खाने पीने की सुविधा होगी, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसको इंक्रीज किया जाएगा, लॉन्गर प्लेटफॉर्म की साइज बनाई जाएगी। इसके अलावा जो गिट्टी, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा ना, उसमें स्टोन डले होते हैं, गिट्टी डली होती है, तो ये मतलब अब आपके जो रेलवे ट्रैक तैयार किए जाएंगे वो आपके बैलेस्टलेस ट्रैक होंगे, मतलब गिट्टी फ्री यहाँ पर आपके ट्रैक तैयार किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम PVTG के बारे में। अब ये PVTG क्या होता है, कैसे आप डिसाइड करते हो कि कोई कम्युनिटी, कोई SC या फिर कोई ST PVTG के अंदर आती है या नहीं आती है, और इनके लिए बजट में क्या बातें कही गई हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो मिशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए एक मिशन लाया गया है। यूनियन बजट में इस बात को पेश किया गया था अंडर द रीचिंग द लास्ट माइल। अच्छा, मैंने जब बजट बताया था तो आपको मैंने कहा था कि जो बजट है उसमें 7 पॉइंट्स हैं और इन 7 पॉइंट को फोकस करते हुए पूरा बजट तैयार किया गया है जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। तो उन सप्तऋषि में से एक था रीचिंग द लास्ट माइल। तो रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक पिछड़ा
वर्ग, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो, ट्राइबल कम्युनिटी हो या कहीं पर भी हो, उनके घर तक आपको पहुंच बनानी है। तो ट्राइबल जो ग्रुप्स रहते हैं, जो कि एकदम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, सैनिटेशन की सुविधा, टॉयलेट वगैरह नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, एडुकेट नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, सिकल सेल की प्रॉब्लम है ना, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बजट में बातें की गई हैं और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कितना बजट है? 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो 3 सालों के अंदर ये जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं हमारे देश के, उन तक सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इससे लगभग 3.5 लाख ट्राइबल जो हैं उनको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे जो सप्तऋषि या 7 प्रायोरिटीज हैं हमारे बजट में, वो आप देख सकते हैं, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ पे काफ़ी ध्यान दिया गया है, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये सारी बातें मैंने बजट में ऑलरेडी डिटेल में कवर की हैं। अब ये पीवीटीजी होते क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे देश में 705 शेड्यूल ट्राइब रहती हैं। उन 705 शेड्यूल ट्राइब में से 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि पीवीटीजी के अंदर आती हैं। पीवीटीजी के अंदर आती हैं मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में होते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होता है पीवीटीजी का? तो पहला क्राइटेरिया होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ नहीं है, मतलब जितनी पॉपुलेशन थी या तो उतनी ही है या पॉपुलेशन में कमी आई है। तो ऐसा ग्रुप, ऐसा ट्राइबल ग्रुप जिसकी पॉपुलेशन कई समय से इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। इसके अलावा इनमें शिक्षा का स्तर जो है, लिटरेसी रेट, वो बहुत ज़्यादा लो है और आज भी पुरानी पद्धतियों का उपयोग करके ये फार्मिंग करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप को हम पीवीटीजी कहते हैं, ठीक है। और इन लोगों के लिए 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में रखा गया है, रीचिंग द लास्ट माइल के अंतर्गत। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल। बजट में आपने देखा था एक शब्द इंट्रोड्यूस किया गया था कि यूनिटी मॉल को हर एक राज्य में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो यूनिटी मॉल टू बी सेटअप इन द स्टेट। तो यूनिटी मॉल क्या है, इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। So Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in the budget that state would be encouraged to set up Unity Mall in their capital and most prominent टूरिस्ट सेंटर। तो जो भी किसी राज्य की कैपिटल है और उसके जो भी इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर यूनिटी मॉल को सेटअप किया जाएगा। यूनिटी मॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उस राज्य का, उसको प्रमोट करना। हर राज्य में चाहे वो फार्मिंग से हो या उसके आर्ट या कल्चर से हो, कुछ ना कुछ चीज़ तो फेमस होती है। कहीं की मिर्च फेमस है, कहीं की हल्दी है, कहीं पे प्याज है, कहीं पे कोई आर्ट फॉर्म चलता है, कहीं पे कोई डांस फॉर्म है, कहीं की कोई हेरिटेज साइट है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट अपना होता है। तो यूनिटी मॉल के अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करना है, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले अगर है तो उनको तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको GI टैग को प्रमोट करना ही है इस यूनिटी मॉल के अंतर्गत, ठीक है। द सेंटर विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट टू सेल सच प्रोडक्ट फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल। और ऐसे GI प्रोडक्ट हैं अगर आपके राज्य के, तो आप उनको दूसरे यूनिटी मॉल में भी सेल आउट करने की कोशिश करें, दूसरे राज्यों में भी अपनी अप्रोच को बढ़ाएं। करेंटली यूनिटी मॉल ऑपरेटिंग नियर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एट एकता नगर इन केवड़िया गुजरात। तो अभी एक यूनिटी मॉल ऑलरेडी रन हो रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, एकता नगर केवड़िया गुजरात में। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है? तो आपको पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य रीजनल प्रोडक्ट जो हैं उनको प्रमोट करना है और डायरेक्टली प्रोड्यूसर तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है, मतलब कस्टमर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए इसको काम करना है, ठीक है। अंडर द स्कीम द स्टेट आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्रोवाइड असिस्टेंट फॉर इट्स प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाएगा और सरकार उनको मदद करेगी किस तरीके से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे GI टैग भी यहाँ पे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो GI प्रोडक्ट क्या होते हैं? पर्टिकुलर लोकेशन में होने वाला कोई ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, आर्ट से हो, कल्चर से हो, जो उस रीजन की हेरिटेज को शो करता है, वो आपका GI टैग कहलाता है। These products also include agriculture product, manufactured goods or other food item including the prepared dishes, ठीक है।
जैसे कि अगर आप बात कर सकते हैं कि जीआई टैग दार्जिलिंग टी को भी दिया गया है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन की आइडेंटिटी ही आपकी जीआई टैग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। तो विकास का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पीएम विकास का मतलब है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। हमारे देश में कई सारे जो हैं वो आर्टिस्ट हैं, कई सारे क्राफ्टमैन हैं, है ना, जो अपने आर्ट से, कल्चर से कई सारे प्रोडक्ट को बनाते हैं, कई सारे शिल्पकार हैं, लेकिन वो आज भी पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उनको नहीं पता है आज भी किस तरीके से डिजिटल पेमेंट आप ले सकते हैं यूपीआई के ज़रिए, किस तरीके से क्यूआर कोड के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। किस तरीके से अगर आप ऑनलाइन मार्केट में आते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुँचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अभाव है, लेकिन हमारे देश में कई सारे शिल्पकार हैं, आर्टिस्ट हैं, क्राफ्टमैन हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस को और इम्प्रूव करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए पीएम विकास स्कीम को लेकर आई है अंडर द यूनियन बजट। तो इसका ही नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान है, ठीक है। इतनी चीज़ें। आइए इसमें क्या बातें की गई हैं। ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द क्राफ्टमैन इन द कंट्री। इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना क्राफ्टमैन का हमारे देश के अंदर, शिल्पकारों का, तो वो ही इस स्कीम का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत उनको क्या किया जाएगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी, नई तरीके से आप कैसे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट में आप अपनी कैसे जगह बना सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मतलब पेपरलेस पेमेंट कैसे की जाती है वो इनको सिखाई जाएगी। इनके प्रोडक्ट जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और एमएसएमई जो वैल्यू चेन है उनके साथ इसे कनेक्ट भी किया जाएगा, और जो वर्कर्स हैं उनको स्किल और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका उद्देश्य है, क्योंकि आज भी हमारे देश के कई सारे प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कश्मीरी शॉल के बारे में, रजाई के बारे में, तो टर्की और ईरान में इनकी वैल्यू या इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब विश्वकर्मा जी कौन थे, तो अगर हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो विश्वकर्मा जी कौन थे, जो कि डिफरेंट उस समय, मतलब जब देवी देवता हुआ करते थे तो उस समय जो मैन्युफैक्चर करने का काम करते थे, आर्ट का काम करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर करने का काम करते थे, वो विश्वकर्मा जी कहलाते थे। जैसे कि बताते हैं पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि जो श्रीलंका में रावण की लंका थी, या फिर अगर आप देखेंगे द्वारिका भगवान कृष्ण की, इंद्रप्रस्थ पांडवों के लिए विश्वकर्मा जी के द्वारा ही बनाया गया था। तो गॉड ऑफ क्राफ्ट जो है विश्वकर्मा जी कहलाते हैं, इसलिए इस स्कीम का जो नाम है वो विश्वकर्मा जी के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट है पीएम मोदी टू लॉन्च की ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव एट एनर्जी वीक। तो यहाँ पे देखिए इंडिया एनर्जी वीक के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि इंडिया एनर्जी वीक शुरू होने वाला है 6 फेब से लेके 8 फेब तक। तो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में कई सारे ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव को लॉन्च करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि आपने बजट में भी देखा हमारा पूरा का पूरा फोकस ग्रीन ग्रोथ पर था। तो वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। लेकिन खास इस बार की जो हमारी इंडिया एनर्जी वीक है, इस बारे में खास क्या है, पहली बार इतने अधिक 50 से ज़्यादा अलग अलग कंपनी के सीईओ जो हैं वो इस इंडिया एनर्जी वीक में पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आएंगे, जैसे कि चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, इन सारी कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट हैं वो इस इंडिया एनर्जी वीक में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एट तुमाकुरू, इसको भी इनॉग्रेट करने का काम, इसका फाउंडेशन स्टोन रखने का काम किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक में। तो HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया विल अकाउंट फॉर 25% ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड बाय 2040। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, और इन्होंने कहा था कि 2040 तक भारत जो है वो 25% ग्लोबल डिमांड को फुलफिल, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में, एनर्जी की फील्ड में 25% ग्लोबल डिमांड को फुलफिल करने में कैपेबल हो जाएगा। और क्या चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, तो यहाँ इंडिया एनर्जी वीक में सबसे पहले हमारा उद्देश्य है ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन फ्यूल, इसको इंक्रीज करना है। पहले हमारा उद्देश्य था क्या कि हम 20% 2025 तक करेंगे, लेकिन अब हमने हमारा पहला टारगेट था 20% हम 2030 तक करेंगे, अब हमने इस टारगेट को रिड्यूस कर दिया है, 20% हम 2025 तक करेंगे। ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन फ्यूल, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा
फ्यूल में अगर आप एथेनॉल को मिलाते हैं 10%, तो इससे क्या होगा, आपको एक तो कार्बन एमिशन कम होगा, पहली चीज़। और दूसरी बात, हम बहुत अधिक मात्रा में फ्यूल को, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोल है, उसको इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है, जिसके कारण फिजिकल डिफिसिट, आपने देखा होगा, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता है। तो सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम करना चाहती है, तो उस घाटे को कम करने के लिए इनको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कम करने के लिए आपको फ्यूल का कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन फ्यूल। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि हम 20% तक यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल फ्यूल में 20% अचीव कर लेंगे 2030 तक। इस टारगेट को रिड्यूस करके 20% 2025 के लिए कर दिया गया है। और इनिशियल फेज में 13 पेट्रोल पंप को 13 स्टेट के 100 पेट्रोल पंप को कवर करने का काम किया जाएगा, जिससे हमें 40 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे हम सेव कर सकेंगे इंपोर्ट में। ठीक है, और इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, और फार्मर्स को भी यहाँ पे फायदा होगा एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के कारण। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग फ्यूल इंपोर्ट एंड हेल्प द कंट्री मूव फॉरवर्ड टू क्लीन एनर्जी। और कार्बन एमिशन को हम 2070 तक जीरो करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ज़रूरी कदम ये भी है, ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन फ्यूल। अब बात करते हैं मिस्टी, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। ठीक है, इन तीनों स्कीम के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि मैनग्रोव क्या होते हैं। मैनग्रोव आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैनग्रोव जंगल, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे, तो जो सुंदरवन डेल्टा है बेसिकली, वहाँ पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मैनग्रोव जंगल या मैनग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि दलदली ज़मीन पे और समुद्र के किनारे, जो कोस्टल बाउंड्रीज है ना, वहाँ पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट को बेसिकली आप मैनग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। अ ट्रॉपिकल ट्री दैट ग्रो इन द वेट ग्राउंड, मतलब दलदली ज़मीन में पैदा होने वाले जो ट्रॉपिकल ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनकी एजेस या तो रिवर में होती हैं और सम रूट्स जो होते हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं, उनको हम मैंग्रोव ट्री कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव ट्री आपको बेसिकली सबसे अधिक परसेंटेज कहाँ पर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। हालांकि जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं, 9 आपको पता है हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, सभी राज्यों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पर इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ के साथ साथ वाटर जो है, मतलब समुद्र का पानी है, उसकी सैलिनिटी बढ़ रही है, उसमें लवणता ज़्यादा आ रही है, और टाइड के कारण जो फ्लड्स आते हैं उसके कारण ये मैंग्रोव जो ट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। तो हम इनको कंजर्व करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे मिस्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बजट स्पीच लॉन्च वेरियस स्कीम एंड पॉलिसी एम्ड एट इकोलॉजी कंजर्वेशन, जिसमें पहली स्कीम है मिस्टी। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शॉरलाइन हैबिटेबल एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, इसमें मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा ऑन द सॉल्ट लैंड। ठीक है, जो सॉल्ट की ज़मीन है, सॉल्ट लैंड है, वहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा हमारे दोनों की दोनों कोस्टल बाउंड्रीज पे, चाहे वो ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री हो या फिर वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री हो। तो ये इसका उद्देश्य है यहाँ पर। ठीक है, अगर भारत में अभी प्रेजेंट हम देखें तो 0.15% मैंग्रोव कवर भारत में है, जो कि 4975 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसका 42% जो है वो कहाँ से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है। इसके अलावा आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, अंडमान, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जितने भी आपके कोस्टल स्टेट है वहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। कैंपा फंड जो है इस मिस्ट्री प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। अभी जो कैंपा फंड है ये क्या है, कैंपा फंड का मतलब होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो बेसिकली आपको वनीकरण करना है, आपको नए पौधे लगाने हैं, मैंग्रोव ट्रीज को कवर करना है आपको कोस्टल बाउंड्रीज में। ये है मिस्टी प्रोजेक्ट। मिस्टी प्रोजेक्ट के बाद आता है अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, तो हमारे देश में आज के समय में 75 वेटलैंड्स हो गए, राइट। दलदली ज़मीन की संख्या कितनी हो गई हमारे देश में, 75 हो गई है। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव रिसेंटली हमने कुछ वेटलैंड अनाउंस किए थे और 75 वेटलैंड हो गए, और रिसेंटली 2 फेब को हमने वेटलैंड डे भी मनाया था। तो वेटलैंड जो होते हैं ना, उनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन स्टॉक कर सकते हैं, तो इनको हम इन्हांस करना चाहते हैं और इनको कंजर्व करना चाहते हैं। इसलिए 3 सालों के लिए अमृत धरोहर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात हमारे बजट में कही गई है। नेक्स्ट स्कीम है पीएम प्रणाम स्कीम। तो पीएम प्रणाम स्कीम क्या है,
इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हम चाहते हैं कि हम जो आज के समय में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, जैसे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना सीख जाएं और ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, ना कि केमिकल तरीके से। तो ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा और राज्यों को इसमें पूरा सहयोग करना होगा। राज्य यहाँ पे किसानों को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे और जिसका हमारा टारगेट है कि हम 1 करोड़ किसानों को यहाँ पे ट्रेन करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। और हम ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र का और राज्य इसको प्रमोट करेंगे। यही आपकी पीएम प्रणाम स्कीम है। सो प्राइम मिनिस्टर Program for Restoration, Awareness, Nourishment and the Amelioration of Mother Earth. The program will endure to encourage state and union territory promoting balanced use of alternative fertilizer and chemical fertilizer. ठीक है, इसका एक उद्देश्य है कि अगर ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र या ऑल्टरनेटिव कोई तकनीक होगी हमारे पास तो हमें फर्टिलाइज़र पे जो सब्सिडी देनी पड़ती है, और सब्सिडी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकार से जाता है, जिसके कारण सरकार को काफ़ी ज़्यादा राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट होता है। तो सरकार जो किसानों को फर्टिलाइज़र में सब्सिडी देती है वो इसको कम करना चाहती है, और कम वो तभी कर पाएगी जब हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया की जगह कुछ दूसरा भी ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। इट एम टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज एस्टिमेट टू रीच 2.25 लाख करोड़ इन 2020-23। तो लगभग 2.25 लाख करोड़ का सब्सिडी फर्टिलाइज़र पे गवर्नमेंट ने पिछले फिस्कल ईयर में दिया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक और स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो यहाँ पे 1000 बायो इनपुट प्रोसेसिंग सेंटर को सेटअप किया जाएगा हमारे देश में, जिसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको नेचुरल फार्मिंग कैसे करनी है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ किसानों को अगले 3 सालों में ट्रेनिंग की जाएगी। नेक्स्ट है निसार। निसार के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, अब आपस में न्यूज़ में है, हम देखते हैं न्यूज़ में क्यों है। निसार क्या है? तो निसार एक नासा और इसरो का जॉइंट सैटेलाइट है। निसार क्या है? नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट जो है, जिसका नाम है निसार। इसके कुछ पार्ट्स भारत तैयार कर रहा है और कुछ पार्ट्स जो है वो नासा में तैयार होंगे, और प्लानिंग ये की जा रही है कि इसको 2024 तक लॉन्च किया जाएगा। पहले इनकी प्लानिंग 2023 की थी, अब इनका अपडेट आया कि 2024 में हम निसार जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है उसको हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। इट स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ठीक है। ये जो निसार रेडार है बेसिकली ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों प्रकार के जो हमारे अर्थ में सरफेस है, चाहे वो फॉरेस्ट की डेप्थ हो या फिर कितने एरिया में बर्फ जमी है, वो सारी जानकारी ये रेडार के जरिए अर्थ पे भेजी जाएगी। निसार इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। अब न्यूज़ में क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कुछ पार्ट नासा में बनने थे और कुछ पार्ट जो है वो इसरो बनाएगा। तो निसार सैटेलाइट इज डेवलप्ड ऑन यूएस सॉइल। तो निसार का जो सैटेलाइट बनना है वो कहाँ बनना था? यूएसए में बनना था, और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है, मतलब भारत भेज दिया गया है। बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया UR राव सैटेलाइट सेंटर इन बेंगलुरु फ्रॉम द JPL इन कैलिफोर्निया। तो निसार में देखो एक सैटेलाइट होगा और एक रेडार भी होगा। तो रेडार भारत बना रहा है, सैटेलाइट कहाँ से बनना था? नासा से बनना था। तो नासा ने सैटेलाइट को भारत भेज दिया है, इसरो में भेज दिया है। अब इसरो क्या काम कर रहा है वो देखते हैं। तो इसरो जो है वो रेडार सिस्टम को तैयार करेगा। अब जो रेडार सिस्टम है वो 2 अलग अलग बैंड पे काम करेंगे, एक है आपका L बैंड और एक है आपका S बैंड, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो S बैंड को कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये भारत कर रहा है, ये इसरो कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर की होगी। और हैवी वेदर में अगर बहुत ज़्यादा फॉग है, हैवी वेदर है और वर्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उन सारे केसेस के में भी अपनी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर सकता है। और जो L बैंड का आपका यहाँ पे रेडार की जो वेवलेंथ है वो नासा तैयार कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ 23 सेंटीमीटर होगी, और ये डीप फॉरेस्ट का सर्वे करके हमको दे देगा। तो बेसिकली निसार का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अर्थ को मॉनिटर करना है, अर्थ की मैपिंग करना है, और अर्थ के जो लोकेशंस है जैसे कि डीप फॉरेस्ट एरिया है उनको कवर करना है, आइस कवर उसको पता लगाना है, एग्रीकल्चर लैंड कितना है, फॉरेस्ट लैंड कितना है, वाटर को मॉनिटर करना है, कोई बॉडी है वाटर बॉडी तो उसमें कितना पानी बचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को बेसिकली मैपिंग करने का काम ये निसार करेगा। यहाँ पे एक नया शब्द आप सीख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर हमारे अर्थ का वो एरिया होता है जिस पे पानी सॉलिड फॉर्म में, मतलब बर्फ के फॉर्म में होता है, ठीक है।
उसको आप क्या कहते हो, क्रायोस्फीयर कहते हो। तो क्रायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर वाटर इज इन अ सॉलिड स्टेट। मतलब आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में चर्चा हो रही थी, लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर है वो भी, उसका पानी भी मेल्ट हो रहा है, मतलब वो भी मेल्ट हो रहे हैं। ब्रेक हुआ था कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा ग्लेशियर। तो इन सारी डेटा जो इकट्ठा करने का काम है वो निसार करेगा। इसके अलावा जो वॉल्केनो इरप्शन है, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक है ना, इन सब की जानकारी भी निसार से ली जा सकती है। नेक्स्ट है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड इंट्रोड्यूस महानदी कोलफील्ड लिमिटेड इंट्रोड्यूस विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट। अब ये विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में। सो बेसिकली यहाँ पे एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है जिसका नाम है विहंगम, ठीक है, और एक ड्रोन को भी लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड में, और बेसिक जो फील्ड है वहाँ है तालचेर कोल्ड फील्ड में। इसको बेसिकली पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया था। अब विहंगम पोर्टल जो है उसमें क्या होगा, ड्रोन क्या करेगा। तो विहंगम पोर्टल से कोई भी जो अथॉरिटी है, MCL की कोई भी अथॉरिटी, अगर वो माइनिंग की इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, रियल टाइम ड्रोन का वीडियो कभी भी देखना चाहती है, तो वो उससे पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी कि माइनिंग के किस एरिया में कैसा काम हो रहा है, क्योंकि माइन का एरिया तो काफ़ी बड़ा होता है। तो वो पूरी जानकारी रियल टाइम में ड्रोन वीडियो से अथॉरिटी देख सकती है विहंगम ड्रोन से। इस ड्रोन में एक और ख़ास चीज़ होगी, इस ड्रोन में एक वाटर स्प्रे होगा, ठीक है। द इक्विपमेंट कैन स्प्रे वाटर अप टू द 70 मीटर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। अब यहाँ पे स्प्रे की क्यों ज़रूरत है, तो ये जो स्प्रे है ये रोटेटिंग नोजल है और इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो 28 किलोलीटर की है। होता क्या है, जब माइनिंग एरिया होता है उसमें आप देखेंगे डस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अगर इंसानों की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हम 10 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं उत तक के पार्टिकल्स को हम इनहेल कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़े अगर पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, अगर आप उनको ब्रीथ करोगे तो लगातार ब्रीथिंग करने से क्या होगा, लंग्स से रिलेटेड होने वाली डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा माइनिंग एरिया में जो वर्कर काम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी लंग्स से रिलेटेड डिसीजेस हो जाती हैं। रीज़न है कि उस पर्टिकुलर एरिया में डस्ट पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो उन्हें इनहेल कर लेते हैं। तो जब स्प्रे किया जाएगा तो डस्ट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे और वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए इस ड्रोन की मदद से यहाँ पे पानी भी स्प्रे करने का काम किया जाएगा, ठीक है। और क्या रोल होंगे ड्रोन के कोल्ड फील्ड में, तो जैसे कि मैंने कहा, इंस्पेक्शन करना, मॉनिटरिंग करना, रियल टाइम अपडेट देना, माइन की मैपिंग करना, ये सारे काम तो करेगा ही। साथ ये टेलिंग डैम मैनेजमेंट भी करेगा। अब ये टेलिंग डैम मैनेजमेंट क्या होता है ये भी हम बता देते हैं। और समझते हो आप लोग, और मतलब होता है अयस्क, है ना। और का मतलब क्या होता है, अयस्क। आपको पता है कि हमारे मेटल जो होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं पाए जाते, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बाइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमको उनको शुद्ध करना होता है, उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनता है, मतलब माइनिंग आपने प्रोसेस की और माइनिंग प्रोसेस के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है उसको जहाँ डंप किया जाता है वो एरिया आपका यहाँ पे टेलिंग डैम है। ये जो टेलिंग होती है ये लिक्विड, सॉलिड, किसी भी फॉर्म में, फाइन पार्टिकल के फॉर्म में हो सकती है और ये बहुत टॉक्सिक भी होते हैं और रेडियो एक्टिव भी होते हैं। तो इनको मॉनिटरिंग करने को ही हम क्या कह रहे हैं, टेलिंग डैम मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो ड्रोन की मदद से इस मैनेजमेंट में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन। यहाँ पे देखिए मैत्री मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैत्री के द्वारा डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और पहला जो डेस्टिनेशन है इसका वो कहाँ है, लखनऊ है। लखनऊ वॉज द फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द मोबाइल बैन वेयर द G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप फर्स्ट मीट इज हेल्ड। तो यहाँ पर बेसिकली उद्देश्य क्या है कि अभी G20 की जो डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होनी है वो लखनऊ में होनी है। तो इस डिजिटल बैन की मदद से हम अपने देश के मतलब हमारे देश में डिजिटल इंडिया बनाने के लिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए हमने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा UPI कितना स्ट्रांग है, ठीक है, हमने किस तरीके से डिजी लॉगर की फैसिलिटी दी है, हमने सारे लोगों को किस तरीके से डिजिटाइज करने के लिए पॉलिसीज बनाई हैं। तो G20 देशों के जो डेलीगेट्स हैं उनको बताना और लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए डिजिटल इंडिया मोबाइल बैन लॉन्च किया गया है। और पहली जो लॉन्चिंग की जाएगी वो इसका डेस्टिनेशन लखनऊ होगा। लखनऊ रीज़न क्या है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग लखनऊ में होनी है, ठीक है। तो बैन विल प्रोवाइड इंसाइट इनटू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जैसे कि आरोग्य सेतु है, डिजी लॉकर है, आधार है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, कोविन एप्लीकेशन है। तो
इसके माध्यम से बेसिकली लोगों को जानकारी देनी है और G20 के डेलीगेट्स को भी जानकारी देनी है। द मेन पर्पस इज जन आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं और ये एंजल टैक्स क्या है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना स्टार्टअप करना चाहता है, अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको इनिशियल फेज पे फंडिंग की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं वो इन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में कुछ इक्विटी लेते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर को हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर आर wealthy individual who provide capital to promoting early stage business usually in exchange for a proportion of their equity। तो कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है तो ये व्यक्ति आके इसको पैसे देगा, बदले में थोड़ी सी इक्विटी लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एंजल इन्वेस्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे एंजल टैक्स क्या होता है वो हम समझते हैं। समझिएगा यहाँ पे बड़े सिंपल से शब्दों में, अगर एक कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है जेड, और वो जेड कंपनी अपने 1 लाख शेयर को बेचना चाहती है। ठीक है, स्टार्टअप इसने शुरू किया है और जेड कोई कंपनी है, वो अपने 1 लाख शेयर को बेचना चाहती है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 5,000 रुपये है। मतलब जेड को 50 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर वो अपना 1 लाख शेयर बेचेगा। तो वो 50 करोड़ इसको कौन देगा, एंजल इन्वेस्टर देगा और बदले में 1 लाख शेयर को खरीद लेगा। लेकिन अगर मार्केट के वैल्यूएशन को समझे तो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से जो कंपनी जेड थी ना, कंपनी जेड के एक शेयर की वैल्यू 2,000 रुपये थी। मतलब एंजल को इसको कितना रुपए देना था, 20 करोड़ रुपए, लेकिन एंजल ने कितना दिया है, 50 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे 30 करोड़ रुपए एंजल के द्वारा ज्यादा दिया गया है किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप को। तो जो स्टार्टअप का ओनर है, जो फाउंडर है, वो जो एक्स्ट्रा 30 करोड़ रुपए उसको मिले हैं उस पर वो टैक्स पे करता था, जिसको हम एंजल टैक्स कहते थे। बात समझ में आई। The section 56 subclause 2 in the income tax act is referred to the angel tax। ठीक है, ये बैंकिंग वालों के लिए ये वाला स्टेटमेंट ज़रूरी है, अदरवाइज नॉर्मल एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंजल टैक्स क्या है। तो 30 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा आपने गेन किए हैं, है ना, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप जो फाउंडर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक अमेंडमेंट कर दिया है यूनियन बजट में, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है एंजल टैक्स में। अब एंजल टैक्स जो है वो इनकम टैक्स के अंदर कवर होगा, नॉट द एंजल टैक्स। द इक्विटी अमाउंट रिसीव बाय द स्टार्टअप, जो इक्विटी अमाउंट मतलब जो 50 करोड़ रुपए स्टार्टअप को मिला था, अब उसको एंजल टैक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे। और जो यहाँ पे फाउंडर है, ये स्टार्टअप का फाउंडर है, वो 30 करोड़ पे ना देके 50 करोड़ पे टैक्स को भरेगा। तो ये नई बात यहाँ पे रखी गई है एंजल टैक्स में। नेक्स्ट है NIA, न्यू इंडिया अश्योरेंस पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पे NIA के द्वारा एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है पे एज यू ड्राइव। मतलब जितना आप गाड़ी को चलाएंगे उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की रेट होंगे। तो एक नई तरीके की पॉलिसी NIA के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। It is comprehensive motor insurance policy that charges premium based on the uses of vehicle, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक थर्ड पार्टी और कवर, एक ओन डैमेज कवर। किसी दूसरी पार्टी ने आपकी कार को एक्सीडेंट कर दिया तो वो भी कवर होगा, और आपके हाथ से खुद आपकी गाड़ी डैमेज हो गई तो वो भी यहाँ पे कवर होगा, और कई सारी नई फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम चेयरमैन के बारे में बात करें NIA के, तो कौन है, नीरजा कपूर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोसोमिया। ये साइंस का वर्ड है। मैक्रोसोमिया क्या होता है वो हम समझते हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील की एक महिला ने रिसेंटली एक बच्चे को जन्म दिया जिसका वेट 7.3 kg था। ठीक है, इसी बीमारी को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोसोमिया बोल रहे हैं। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लार्ज बेबी, ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, लार्ज बेबी। जो बहुत जाइंट बेबी होता है उसको हम मैक्रोसोमिया डिसीज़ बोलते हैं। जिसमें होता क्या है, जो बच्चा का जन्म होता है ना, उसके जो शोल्डर्स होते हैं ना, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, पहली चीज़ है ना। इसके अलावा कई बार जो एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है वो उसके गले में फंस जाती है, और डिलीवरी के समय जो मदर होती है उसका भी वेजाइनल टीयर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी जान को भी खतरा होता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जब मैक्रोसोमिया होता है। तो मैक्रोसोमिया कब होता है, तो जनरली हमारा एक स्टैंडर्ड है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका वेट 4 kg से ज़्यादा है, 4 kg से कम है वेट तो ठीक है। अगर 4 kg से बच्चे का वेट ज़्यादा है तो इस कंडीशन को आप मैक्रोसोमिया कहते हैं, जिसको हम लार्ज बेबी कहेंगे। ऐसा कब होता है, जब मदर का बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उस केस में मैक्रोसोमिया हो सकता है।
अगर मदर की जो गर्भ मतलब धारण करते समय या डिलीवरी के समय अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाए, ठीक है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैक्रोसोमिया हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे, अगर कोई लेडी है जो कि बहुत ओल्डर एज की है और ओल्डर एज में प्रेग्नेंट हुई है, तब वो मैक्रोसोमिया की शिकार हो सकती है। और ओवरड्यू प्रेगनेंसी मतलब 40 वीक की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, लेकिन 40 वीक हो गए हैं लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ, वो 42 वीक्स और उसके ऊपर पहुंच गया है, तो उस केस में भी मैक्रोसोमिया हो जाता है। तो ये एक टर्म है मैक्रोसोमिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टॉप किया है और 78% उनको वोट मिले हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जो बिडेन का नंबर 40, मतलब इनका जो वोटिंग मिला है वो 40वें नंबर पे है, 40% उनको वोटिंग मिला है। जबकि ऋषि सुनक का वोटिंग आप देखेंगे 30% इनको वोटिंग मिला है। आइए इस पूरी रिपोर्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। Prime Minister Narendra Modi named as the world most popular leader with an approval rating of 78%. तो पूरे वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर कौन बन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए हैं, जिनको 78% वोटिंग मिली है। इस सर्वे को किसने कंडक्ट किया था? यूएस बेस्ड कंसल्टेंटिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट। तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट किया गया था, ठीक है, जिसमें 22 ग्लोबल लीडर्स को रेटिंग दी गई है, 22 ग्लोबल लीडर को रेटिंग दी गई है। और टॉप पर कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिनको 78% वोटिंग मिली है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज, जिनकी रैंकिंग सेकेंड है, जिनको 68% वोटिंग मिली है। और थर्ड नंबर पे है स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट, इनको 62% यहाँ पे वोटिंग मिली है। फिर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील का नंबर है। तो आपको भारत की वोटिंग याद रखनी 78% जो कि मोदी जी को मिली है। अब कुछ शॉर्ट में न्यूज़ है, जैसे कि सूरजकुंड इंटरनेशनल जो फेस्टिवल होता है, आप सभी को पता है, ये जो क्राफ्ट मेला लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है, कहाँ पर? हरियाणा, फरीदाबाद में, ठीक है। तो 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वॉज इनॉग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इन फरीदाबाद, पहली चीज़। इसके अलावा अभी जो नालंदा है, वहाँ पर एक 1200 साल पुरानी एक स्टैच्यू मिली है और एएसआई चाहता है कि इस स्टैच्यू को वो अपने अंडर ले ले। तो याद रखिएगा 1200 साल पुरानी ओल्ड स्टैच्यू कहाँ पर मिली है? नालंदा में मिली है। और ये स्टैच्यू किसकी है? तो नाग देवी की स्टैच्यू है और इसका रिलेशन पाल पीरियड से बताया जाता है। अगली बात, एमवी गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है बिहार में और इसको ऑपरेट करने वाला है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। अंत में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विजिट इंडिया ईयर 2023 को किसने लॉन्च किया? इसकी पहल किसने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जी किशन रेड्डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में वर्चुअली भाग लिया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर द वर्ल्ड पीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर हो जाएगा आसाम। कहाँ पर पार्टिसिपेट किया था? आसाम में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ मलिबन बिस्किट लिमिटेड। तो मलिबन बिस्किट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कैपिटल क्या है, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज साइन एन MOU विथ पतंजलि फूड लिमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन एरिया एक्सपांशन अंडर पाम ऑयल कल्टीवेशन एंड द प्रोसेसिंग। तो रिसेंटली पतंजलि फूड लिमिटेड ने MOU किस स्टेट के साथ साइन किया है पाम ऑयल के कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। इसके पहले और भी जगहों पे पाम ऑयल की कल्टीवेशन की जा रही है हमारे देश में, जैसे कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट है मैनुला रोकाबोटी रिसेंटली किस देश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है? तो आंसर हो जाएगा गिनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। दो क्वेश्चन है। पहला है कि किस कंट्री ने अपने बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्की का फोटो हटा दिया है, मतलब क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की फोटो को हटा दिया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इस्लाम नगर विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रीनेम एज अ जगदीशपुर रिसेंटली। तो इस्लाम नगर का नाम चेंज करके जगदीशपुर कर दिया है, ये कहाँ पर है? इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पे दे दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।